बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि चित्र 1.14 में देखा कि जब किरणें दर्पण के समानांतर होती हैं तो वो परावर्तित होकर फोकस पॉइंट पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में दर्पण के आगे और उत्तल में दर्पण के पीछे। अब चित्र 1.15 में दिखाया गया है जब किरणें फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वो फिर दर्पण पर गिरने के बाद समानांतर हो जाती हैं। एक फोकस से गुजरेंगी जितनी भी किरणें तो वो बाद में परावर्तित होकर समानांतर हो जाएंगी। और चित्र 1.16 में ये दिखाया गया है कि जब किरणें वक्रता केंद्र दर्पण के गोले के केंद्र से गुजरेंगी तो चूंकि वो रेखा अभिलंब होती है तो उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो ये सब तीनों नियम याद रखना है किरण आरेख बताते समय, डायग्राम बताते समय, तभी तुम लोग प्रश्न को हल कर पाओगे। तो ये 3 मान्यताएं हैं। समानांतर किरण हो तो कहाँ से गुजरेंगी? जब फोकस केंद्र से किरणें गुजरेंगी तो समानांतर हो जाएंगी। तीसरा है जब वक्रता केंद्र से सेंटर से किरणें गुजरेंगी तो उसी डायरेक्शन में। ये 3 नियम किरणों के बारे में जानना जरूरी है। अब चित्र 1.17 में ये दिखाया गया है। पहले हमने देखा समानांतर किरणें फोकस से गुजरेंगी, फोकस से गुजरती हुई किरणें समानांतर हो जाएंगी और सेंटर से वक्रता केंद्र से गुजरती हुई किरणें उसी दिशा में वापस हो जाएंगी। अब चौथा केस है, चित्र 1.17 में दिखाया गया है। जब ध्रुव पर किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा कि वो किरणें जो मुख्य अक्ष है जिस एंगल पर उससे जो एंगल पर आपतन होती हैं तो उसी एंगल आर के बराबर मुख्य अक्ष से एंगल आर बनाते हुए जो आई के बराबर होता है परावर्तित हो जाती हैं। तो ये 4 केस हैं हमारे किरणों के बारे में। इसको कैसे परावर्तन होता है, विभिन्न 4 नियम होते हैं। एक समानांतर, एक फोकस से गुजरेगा, एक केंद्र से गुजरेगा, एक ध्रुव से गुजरेगा। तो ये 4 केस को याद रखना है कैसे किरणें परावर्तित होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो पहला केस है, चित्र 1.18 में दिखाया गया है। जब F और P के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वास्तविक काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। ये केस 1 हो। अब प्रतिबिंब फोकस पर रहेगा। अब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये चित्र 1.19 में दिखाया गया है। ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और काफी बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और ये वास्तविक होगा। अब प्रतिबिंब फोकस पर रहेगा। अब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये चित्र 1.19 में दिखाया गया है। ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और काफी बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और ये वास्तविक होगा। अब तीसरी स्थिति है, जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में है। ये चित्र 1.20 में दिखाया गया है। तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, और उल्टा बनेगा। ये तीसरा केस है। और चौथा केस में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा तो क्या बनेगा। अब तीसरी स्थिति है, जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में है। ये चित्र 1.20 में दिखाया गया है। तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, और उल्टा बनेगा। ये तीसरा केस है। और चौथा केस में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा तो क्या बनेगा। चौथी स्थिति है, चित्र 1.21 में दिखाया गया है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर है
तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, ये वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर होगा और उल्टा होगा। आगे पढ़ेंगे, जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में वस्तु रहेगी तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब पांचवा केस है, हम लोग देखेंगे चित्र 1.22 में दिखाया गया है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब जो है बनेगा सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा, जो वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत पर रहेगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या आकार होगा। अब छठा केस है, आखिरी केस, जो चित्र 1.23 में दिखाया गया है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो ये केस हो जाएगा, अनंत पर होगा तो किरणें माना जाएगा कि अवतल दर्पण के समानांतर हैं। तो उस केस में हमने पढ़ा था, जब समानांतर किरणें चलती हैं तो वो फोकस पर आके बिंदु पर मिलती हैं। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये विभिन्न स्थितियों में दूरियों पर रखे गए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे ये हमने पढ़ा। इसका उपयोग आगे प्रश्नों को हल करने में किया जाएगा। बच्चों, ये जो 6 स्थिति है, वस्तु के विभिन्न अवतल दर्पण से विभिन्न दूरियों पर वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये तालिका 1.1 में बताई गई है। और बहुत अच्छा क्रियाकलाप 3 है, इसको जरूर कीजिए। अगर परावर्तन को अच्छी तरह से समझना है तो क्रियाकलाप 3 को पढ़िए। इसमें बताया गया है, एक मोमबत्ती से एक दर्पण रख चाहिए, कागज का टुकड़ा, एक मोटे कागज के टुकड़े से पर्दा बनाना है और पर्दे को आगे पीछे खिसका के विभिन्न तरह के प्रतिबिंब को अवलोकन करना है। प्रैक्टिकल जरूर करिए, तभी समझ में आएगा। अवतल दर्पण का उपयोग जो है सैलून में या दाढ़ी बताते समय जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट, डॉक्टर का जो आला होता है, नाक कान गला चेक करते हैं, उसमें भी अवतल दर्पण लगा रहता है और सौर बत्तियों में उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है सैलून में या दाढ़ी बताते समय जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट, डॉक्टर का जो आला होता है, नाक कान गला चेक करते हैं, उसमें भी अवतल दर्पण लगा रहता है और सौर बत्तियों में उपयोग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे अवतल दर्पण में था वैसे ही इसमें लेकिन प्रतिबिंब छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और तालिका 1.2 में दिखाया गया है विभिन्न स्थितियों में। तो इसमें प्रैक्टिस करना होगा, सब किरण बना के बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग को ये सब काम करिएगा तो समझ में आएगा। तो ये तो हो गया उत्तल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर कैसे बनता है। और उत्तल दर्पण के उपयोग है स्कूटर, मोटर, कार में साइड मिरर और पीछे का जो आईना होता है उसमें इसका उपयोग होता है। और आगे हम लोग जो दर्पण का फॉर्मूला है पहले पढ़ाया था मैंने, 1/v + 1/u = 1/f, इसका कैसे हम लोग निकालेंगे वो समझाएंगे। इसके बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। कल परसों तक खत्म कर दूंगा।